Amrit, why looking so worried? Didi, I have many doubts in preposition. Some preposition have same meaning, but their uses are different. Like in means may, into means may, on means per, upon means per, between and बीच में, among means बीच में. I am so much confused here. ये दोनों प्रीपोजिशन का अर्थ तो एक ही है, समस्या तो है, पर इसका समाधान कैसे करें? दीक्षित सर है ना? Hello students, you are most welcome to my channel Satya Convent School. Hope you are doing well. आज आप लोग वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे बच्चे हैं और कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनको लेकर के वो काफ़ी चिंतित हैं, जैसे इन, इनटू, ऑन, अपॉन, अमंग, बिटवीन, एबव, ओवर, बिसाइड, बिसाइड्स। तो ये प्रीपोजिशन का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बस इतना ही कहूँगा, डरना नहीं है, अब डाउट को दूर भगाना है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स होता है स्थिति। तो देन प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन to show its relation with another noun or pronoun. वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हो या उनके संबंध प्रकट करते हो। तो प्रीपोजिशन है, पहले हम इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति। तो डिफिनेशन भी यही बता रहा है आपका कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज बिफोर। बिफोर मीन्स क्या है? प्री हमने दे ही दिया था, प्री मीन्स बिफोर होता है। तो बिफोर किसके? नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन इज वर्ड विच यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। रिलेशन क्या? उसका संबंध विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताता है। हिंदी में भी दे दिया हूँ मैं आपको। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर दूसरे संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताते हों या उनके संबंध के बारे में बताते हों, उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। अब जो कुछ प्रीपोजिशन है जो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग है। देखते हैं वे कौन से प्रीपोजिशन हैं। इन, इनटू, ऑन, अपॉन, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स,
over, above, under, below, कैपिटल भी रखो, ऑफ, फॉर, सिंस। ये प्रीपोजिशन है इन, इनटू, ऑन, अपॉन, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, ऑफ, फॉर, सिंस, जिसका अर्थ तो एक ही होता है लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग है। इसी को लेकर के बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का आज मैं प्रयास करूंगा। नंबर 1, इन और इनटू। इन का मतलब में होता है, इनटू का भी मतलब में होता है। दोनों को मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इन जो होता है यह स्थिर चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। स्थिर चीज़ों मीन्स इसमें मूवमेंट नहीं होता है, और इनटू जो होता है इसमें मूवमेंट होता है, मीन्स इसमें गति होती है। और जो इन होता है, ठीक है, यह कवर्ड एरिया में होता है। इन जो होता है यह कवर्ड एरिया में होता है। अब देखो, अब इन दोनों को समझने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं। सपोज हमने पूछा वेयर इज योर मॉम, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर पेन, तो जब आप इसका रिप्लाई करोगे तो इनका प्रयोग बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। सपोज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वेयर इज योर मदर, तो रिप्लाई मिला है शी इज इन द किचन। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन किया वेयर इज योर फादर, रिप्लाई मिला ही इज इन द डाइनिंग रूम। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया वेयर इज योर पेन, रिप्लाई मिला माई पेन इज इन माई पॉकेट। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक, यह सब एक कवर्ड एरिया में है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। शी इज इन द किचन, अब हमने पूछा था वेयर इज योर मदर, रिप्लाई मिला शी इज इन द किचन। तो किचन क्या है? एक कवर्ड एरिया है, वह घिरा हुआ है। तो जब आप कवर एरिया हो, घिरा हो और मूवमेंट आपको पता न चले तो वहाँ पर आप इन का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट पूछा वेयर इज योर फादर, रिप्लाई मिला ही इज इन द डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम भी क्या होता है? यह भी कवर्ड होता है। अब मैंने कहा देखो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर भी है वेयर इज योर पेन। तो सपोज कर लो आई हैव आल्सो अ पेन इन माई पॉकेट, तो मैंने यहाँ पर इशारा किया माई पेन इज इन माई पॉकेट। तो क्या यह मूवमेंट कर रही है? यह ऑलरेडी इस पॉकेट में पड़ी हुई है। तो जो चीज़ ऑलरेडी वहाँ पर स्थिर हो वहीं पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। तो माई पेन इज इन माई पॉकेट, तो यह इनका है कि कहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। अब आओ इनटू को देखते हैं। द कैट जम्प इनटू द रिवर he came into the room, put money
into your purse। अब यहाँ पर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ कि इंटू का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर मूवमेंट हो। जब मूवमेंट की बात हो तो वहाँ पर आपको इंटू का प्रयोग करना है। जहाँ गति लगे, पता चला कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह गया हो तो वहाँ पर आपको इंटू का प्रयोग करना है। द कैट जंप इनटू द रिवर। अब जो कैट है वह जंप की होगी तो वहाँ मूवमेंट हुआ तभी ना नदी में गिरी, खड़े खड़े तो नदी में गिरी नहीं होगी। तो ही जंप इनटू द रिवर। तो जहाँ पर भी मूवमेंट होगा वहाँ पर वो आपका क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, इनटू, क्योंकि यहाँ मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ही केम इनटू द रूम। जब कोई व्यक्ति बाहर से अंदर प्रवेश करता है या प्रवेश किया हो तो वहाँ पर भी हम लोग इनटू का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आया है तो मूवमेंट तो हुआ है तभी ना आया है। अगर मूवमेंट नहीं होता तो कैसे आता वो। तो ही केम इनटू द रूम। जहाँ से कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आए वहाँ पर भी आप इनटू का प्रयोग करोगे। पुट मनी इनटू योर पर्स। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, बच्चे बहुत चालाक होते हैं। जैसे पैसा मिलता है तुरंत जेबा में डाल लेते हैं या अपने पर्स में डाल लेते हैं, कोई देखे नहीं तो मांग लेगा। तो वैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि पुट मनी इनटू योर पर्स। भैया जो पैसा मिला है इसको अपने पर्स में रख दो। तो अब पैसा डालने के लिए आप क्या करोगे, पर्स निकालोगे। पर्स निकालोगे, जाहिर सी बात है मूवमेंट होगा। तो जहाँ पर भी आपका मूवमेंट होगा वहाँ पर इनटू का प्रयोग करोगे। और बाहर से अगर कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पर भी आप इनटू का प्रयोग करोगे। आशा है कि इन और इनटू में क्या अंतर था, इन और इनटू का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन और इनटू हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है ऑन अपॉन। ऑन अपॉन। ऑन जो होता है यह भी स्थिर चीज़ों के लिए होता है। मीन्स इसमें मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है। ये चीज़ सिर्फ स्थिर रहती हैं, वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और अपॉन जो है आपका यह मूवमेंट के लिए होता है, मूवमेंट या गति के लिए। लेट्स सी सम एग्जांपल। The book is on the table. He sat on the wall. He is on the floor. अब देखिए यहाँ पर ऑन है, स्थिर चीज़ों के लिए है। जैसे इन का प्रयोग हम लोग किए थे स्थिर चीज़ों के लिए, वैसे यहाँ पर ऑन का प्रयोग भी हम स्थिर चीज़ों के लिए ही करते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। द बुक इज ऑन द टेबल। कोई बुक है जो टेबल पर पड़ी हुई है। ही सेट ऑन द वॉल। वह दीवार पर बैठा है, बैठा था। तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट नहीं है, वो पहले से उस पर बैठा था। ही सेट ऑन द वॉल, वह दीवार पर बैठा था, मीन्स वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। ही इज ऑन द फ्लोर। वह छज्जा पर या जो छत हो, जो भी आप कह सकते हो।
ही इज ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर पर है। तो जहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल से ये समझ में आए कि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी अपॉन। द कैट जंप into, sorry, upon है ना, upon the table he sprang on the sofa stand up upon the bench। अब देखिए यहाँ पर है अपॉन। अपॉन में हमने क्या लिखा हुआ, मूवमेंट। जहाँ पर आपको मूवमेंट दिखाई दे, जहाँ पर लगे कि यहाँ पर मूवमेंट हुआ है, वहाँ पर आपको अपॉन का प्रयोग करना है, वहाँ पर आपको ऑन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे द कैट जंप अपॉन द टेबल। अब क्या है, कैट नीचे है और टेबल के ऊपर उसने जंप किया, यानी नीचे से ऊपर मूवमेंट हुआ है। तो जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में मूवमेंट नजर आए, वहाँ पर आप अपॉन का प्रयोग करोगे। ही स्प्रिंग ऑन द सोफा, वह सोफा पर कूदा। तो कूदने के लिए भी तो जाहिर सी बात है मूवमेंट ही होगा, तभी ना सोफा पर आप कूदोगे, बैठोगे। तो ही स्प्रिंग ऑन द, सॉरी यहाँ ऑन नहीं अपॉन होगा, ही स्प्रिंग अपॉन द सोफा कर दो, ठीक। ही स्प्रिंग अपॉन द सोफा, वह सोफा पर कूदा। तो कूदने के लिए क्या था, स्प्रिंग है, तो क्या हो जाएगा, अपॉन का प्रयोग करोगे। स्टैंड अप अपॉन द बेंच, ये तो ज़्यादातर स्कूलों में जो टीचर होते हैं, अब आज के समय में तो नहीं होता है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो जब बच्चे शरारत वारत करते थे तो सीधा पनिशमेंट के लिए उनको खड़ा कर दिया जाता था कि स्टैंड अप अपॉन द बेंच। तो यहाँ पर भी क्या है, स्टैंड अप अपॉन द बेंच मीन्स क्या है, नीचे से आप बेंच पर जा रहे हो खड़ा होने के लिए, तो यहाँ पर भी आपकी मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन। तो जहाँ पर मूवमेंट होगा, गति होगी, जिस वाक्य में आपको सेंटेंस में पता चले, वहाँ पर आपको अपॉन का प्रयोग करना है। और जहाँ पर मूवमेंट नहीं हो, स्थिर हो, वहाँ पर ऑन का प्रयोग करना है। ऑन और अपॉन हम लोग का क्लियर हो गया है। अब थर्ड, बिटवीन अमंग। अब बिटवीन क्या होता है, ये है दो लोगों के बीच में। अब दो लोगों के बीच में दो लोग भी हो सकते हैं, या कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है, कोई जानवर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी दो लोग हो जिनके बीच की बात होती है, वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो लोगों के बीच में। और अमंग, अमंग का प्रयोग दो लोगों से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में, ठीक। अमंग क्या होता है, दो लोगों से अधिक, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं,
दो लोगों से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग होता है। इट इज बिटवीन यू एंड मी। ही स्टूड बिटवीन राम एंड श्याम। He will reach between 5 to 6 PM। अब यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, इसको हम लोग को समझना है। नियम बताया है कि जब हम दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का बिटवीन का दो लोगों के बीच में, अब एग्जाम्पल के सहयोग के एग्जाम्पल के द्वारा से हम इसको समझते हैं। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। यह हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। कभी कभी देखते हो ना, दोस्त होते हैं, कहते देखो यार किसी को बताना होता है, नहीं, यह हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। यानी यहाँ पर कौन है, दो लोग हैं, यू एंड मी। यहाँ दो लोग हैं, इन दो लोगों के बीच की बात है। तो जब दो लोगों के बीच की कोई बात हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिटवीन। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करोगे आप लोग, बिटवीन का प्रयोग करोगे। क्लियर। इट इज बिटवीन यू एंड मी। ही स्टूड बिटवीन राम एंड श्याम। वह राम और श्याम के बीच में खड़ा था। तो दो लोग तो यहाँ पर भी आ गए, राम और श्याम। तो जहाँ दो लोग आ गए तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग कर दे रहे हैं। अब देखो एक यहाँ नया थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हूँ मैं आपको, आप लोगों को। ही विल रीच बिटवीन 5 to 6 PM। जैसे कभी कभी होता है ना, आप लोग बात करते हो, हाँ यार वह 5-6 बजे आ जाएगा। 5-6 बजे आ जाएगा मीन्स क्या, वह 5-6 के बीच में आ जाएगा। तो वाक्य से जब हमें समझ में आता है कि वह 5 से 6 बजे के बीच में आ जाएगा, तो बीच यहाँ पर है आपका, तो वहाँ पर आप क्या प्रयोग करोगे, बिटवीन का। He will reach between 5 to 6 PM। He will reach between 8 to 9 PM। तो जो भी आप यहाँ पर बीच का समय दोगे वहाँ पर आपको बिटवीन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है अमंग। अब अमंग क्या है, दो लोगों से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब चर्चा होती हो, तो दो लोगों से अधिक मतलब कितना भी हो सकता है। इसमें यहाँ पर बस 2 से अधिक होना चाहिए वो संख्या। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स among the children। Distribute these bats among the players। A ball is hidden in the leaves। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। अमंग का प्रयोग आपको कहाँ करना है, जब दो लोगों से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो। मैं बार बार कर रहा हूँ, बिटवीन का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के लिए आपको करना है, जब दो लोगों के बीच की बात होती हो। लेकिन अमंग का दो लोगों से अधिक के बारे में जब बात होती हो तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। ये मिठाइयाँ बच्चों में बांट दो। तो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो गया, मतलब बहुत अधिक बच्चे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स, इसीलिए यहाँ पर भी प्लूरल रखा गया, दिस स्वीट्स, ये मिठाइयाँ, अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में बांट दीजिए।
तो जहाँ दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे वहाँ पर अमंग का प्रयोग करोगे। डिस्ट्रीब्यूट दीज बैट्स अमंग द प्लेयर्स, प्लेयर भी बहुत होंगे, तो कह रहे हैं कि ये जो बैट्स है ये प्लेयर्स के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में इसको बांट दीजिए। तो जहाँ पर दो से अधिक लोग होंगे वहाँ पर अमंग का प्रयोग करना है। अ बॉल इज हिडन, a ball is hidden among the leaves। क्या है? ए बॉल इज हिडन अमंग द लीव्स, कह रहा कोई गेंद है, कोई बॉल है, वह पत्तियों के बीच में जाकर के छुप गया हो। अब वो अपने से तो छुपेगा नहीं मतलब उसमें पत्तियों के बीच में होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अ बॉल इज हिडन अमंग द लीव्स, अब यहाँ पर क्या है? पत्तियों के बारे में बात हो रही है। तो ये संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्लूरल्स में है। तो जहाँ पर भी दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के बारे में चर्चा हो, बात हो, वहाँ पर आपको अमंग का प्रयोग करना है। और जहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करना है। हमारा है बिसाइड, बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, और बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त या इन एडिशन कर सकते हो भी। ठीक, लेट्स सी सम एग्जाम्पल। आप लोग बच्चों थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डाउट्स आता है बच्चों को कि कहाँ हमें बिसाइड का प्रयोग करना है और कहाँ बिसाइड्स का प्रयोग करना है। He sits beside me. She is sleeping beside her sister. I put my mobile beside my pen। बस ये ध्यान में देना, जहाँ सेंटेंस में ये पता चले कि किसी मतलब यहाँ पर बगल के लिए बात हो रहा है, तो वहाँ पर हमें बिसाइड का प्रयोग करना है। He sits beside me। ही सिट्स डैश हो गया, मी हो गया है, तो जाहिर सी बात हो मेरे बगल में बैठा होगा, तो वहाँ पर बिसाइड हो जाएगा। ही इज स्लीपिंग बिसाइड हर सिस्टर, वो अपने बहन के बगल में सो रही है, तो बिसाइड हो गया आपका। आई पुट माई मोबाइल बिसाइड माई पेन। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, हियर इज माई मोबाइल एंड हियर इज माई पेन। तो मैंने कहा कि आई पुट माई मोबाइल बिसाइड माई पेन, मैंने अपनी मोबाइल पेन के बगल में रखी। तो जहाँ पर भी बगल की बात हो वहाँ पर आपको बिसाइड का प्रयोग करना है। अब बिसाइड्स, बिसाइड दिस आई वांट टू other books। Beside this, I want to other books। Besides being honest, besides being honest, he is kind also।
Besides other subject, I need focus on the English grammar. बिसाइड्स का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिसाइड्स के अतिरिक्त मीन्स इन एडिशन, एक के अलावा एक चीज़ आपको मिल गई है, उसके अलावा भी आपकी कुछ इच्छा होती है, कुछ डिमांड होता है, कुछ नीड होती है, वहीं पर हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ बिसाइड लिखा हुआ, गलती से बिसाइड्स कर दो। बिसाइड्स दिस कर रहा है इसके अलावा, मीन्स बिसाइड्स क्या है, के अतिरिक्त या अलावा कर सकते हो। बिसाइड दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक, ठीक है, कुछ बुक्स उसको मिल गया होगा, उसके बाद भी उसने कहा नहीं, उसके अलावा मुझे 2 अन्य किताब भी चाहिए। बिसाइड्स बीइंग हॉनेस्ट ही इज काइंड आल्सो, करा कि वह ईमानदार तो है, या ईमानदार के अतिरिक्त वह एक दयालु आदमी भी है। तो यहाँ पर आप बिसाइड्स का प्रयोग करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि बिसाइड्स बीइंग हॉनेस्ट, ईमानदार होने के अतिरिक्त ही इज काइंड आल्सो, वह दयालु भी है। अब देखो बिसाइड्स अदर सब्जेक्ट करा है दूसरे सब्जेक्ट के अलावा, आई नीड फोकस ऑन द इंग्लिश ग्रामर, दूसरे विषय के अलावा मुझे अंग्रेजी ग्रामर पर भी फोकस करना है, या नीड मीन्स चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा बिसाइड्स। तो जहाँ पर आपको वाक्य में ये संदेश हो या ये पता चले कि यहाँ पर आपको एक चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ की डिमांड की गई हो, वहाँ पर आपको बिसाइड्स का प्रयोग करना है। और जहाँ पर आपको पता चले कि सेंटेंस में बगल के लिए बात हो रहा है, वहाँ पर बिसाइड का प्रयोग करोगे। बिसाइड और बिसाइड्स हो गया है, ये भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। ओवर एबव, ओवर एबव, ओवर जो होता है ठीक ऊपर, कोई चीज़ जो वह ठीक उसके ऊपर हो, यह वर्टिकल हाइट के लिए होता है। इसमें मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉन्टेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। Let's see some example. Suppose this is whiteboard and here is a wall clock. अब क्या है, ओवर का हमने क्या आपको बताया है, ठीक ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड हाइट, कुछ हाइट पर है वो। तो ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसके ठीक ऊपर क्या है, वॉल क्लॉक है। तो अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो तो वहीं पर हमें ओवर का प्रयोग करना है। तो आपको अच्छा एग्जाम्पल यहीं पर मिल गया है, द wall clock is
over the whiteboard. The wall clock is over the whiteboard. अब फैन है यहाँ पर, अब मैं इस फैन के ठीक नीचे खड़ा हूँ, तो ये भी एक हाइट पर है। तो अगर मेरे ऊपर अगर कोई चीज़ है ठीक मेरे ऊपर, तो यहाँ पर भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे। The fan is over my head. Put the blanket on his body. अब क्या है? Put the blanket on his over his. Put the blanket over his body. अब यहाँ पर क्या है? कांटेक्ट हो रहा है भाई, उसके ऊपर अगर आप ब्लैंकेट रख रहे हो तो टच तो हो ही रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। तो आपका ओवर में कांटेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छा एग्जांपल मिल गया है, पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। द कैट जंप ओवर द फेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है? मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैट ने क्या किया? जंप किया है, तो मूवमेंट हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो ओवर द फेंस, अगर बिल्ली ने ठीक फेंस के ऊपर से अगर जंप किया है, ठीक उसके ऊपर से, तो अब समझ लेना वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर मूवमेंट को दिखाया जा रहा है, तो ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एबव ठीक ऊपर ना हो। ओवर क्या था? ठीक ऊपर हो। एबव एबव का प्रयोग ठीक ऊपर ना हो, और ओवर का प्रयोग ठीक ऊपर। दोनों में अंतर देखते रहिएगा आप लोग। ओवर था वर्टिकली हाइट के लिए, एबव हॉरिजेंटली यहाँ लेवल को शो करता है। इसमें मूवमेंट नहीं होता है, एबव में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल है, वी आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। अभी नहीं सोचना कि यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा क्लाउड्स का, ठीक है? यहाँ पर क्लाउड्स नहीं, वी आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, हम फ्लाइंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एबव का प्रयोग है। यह दिस क्लॉक इज एबव द व्हाइट बोर्ड। आप देखो, सपोज कर लो, हियर इज ए क्लॉक। अभी देखो, अभी ये तो आपका व्हाइट बोर्ड है, लेकिन क्लॉक जो है ठीक आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा बगल में है। अगर ठीक ऊपर ना हो तो वहां पर हम एबव का प्रयोग करेंगे। द स्काई इज एबव आवर हेड। जो स्काई है वो हमारे सर के ऊपर है, तो यानी यहाँ पर एक लेवल की बात हो रही है। तो जहाँ लेवल की बात होती है वहाँ पर हम एबव का प्रयोग करते हैं। तो यह है आपका ओवर, ठीक ऊपर जब हो कोई चीज़, वर्टिकली अपवर्ड हाइट हो, इसमें मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। एबव ठीक ऊपर ना हो, यह हॉरिजेंटली लेवल में होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, कोई कांटेक्ट भी नहीं होता है। इसलिए इसको समझना और आसान हो जाएगा कि न तो इसमें मूवमेंट है, न तो इसमें कांटेक्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ओवर और एबव के बीच में क्या डिफरेंस हो समझ में आ गया होगा। अंडर ठीक नीचे, अंडर जो है ओवर का जस्ट अपोजिट इसको ले लो। जो उसमें नियम था सारा नियम यहाँ पर भी होगा। जैसे ओवर ठीक ऊपर था, वैसे अंडर ठीक नीचे, यह भी वर्टिकल हाइट में है। और बिलो, यह अपोजिट, इसका एबव का अपोजिट बिलो हो जाएगा।
ठीक नीचे न हो। अबव क्या था, ठीक नीचे न, ठीक ऊपर न हो, और बिलो क्या उसका अपोजिट, ठीक नीचे न हो। यह भी हॉरिजेंटली डाउनवर्ड होता है, लेवल इसमें भी होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। दिस व्हाइट बोर्ड इज अंडर द क्लॉक। अब क्या है, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है यह इस क्लॉक के, जो वॉल क्लॉक है इसके नीचे है, ठीक है, क्योंकि ठीक इसके नीचे है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। डॉग वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। अगर मान लो कोई डॉग है वह पेड़ के नीचे सो रहा था, तो यानी पेड़ के नीचे, ठीक पेड़ के नीचे हो वो, तो वहाँ पर आप अंडर का प्रयोग करोगे। द कैट वॉज अंडर द टेबल। मान लो टेबल है कोई, उस टेबल के बीच में अगर बिल्ली हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप अंडर का प्रयोग कर सकते हो। बिलो ठीक नीचे ना हो, हॉरिजेंटली डाउनवर्ड लेवल में होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था अबव के लिए, वैसे यहाँ पर भी एग्जांपल फिर से देख लो आप लोग। द वाइट बोर्ड इज बिलो द क्लॉक। ये जो हमारा वाइट बोर्ड है यह इस क्लॉक से नीचे है, लेकिन इसके ठीक नीचे नहीं है। जो आपका घड़ी है, यह जो आपका वाइट बोर्ड, यह थोड़ा सा इसके ऊपर है, लेकिन इसके ठीक ऊपर नहीं है। तो जहाँ पर ठीक ऊपर ना हो, अरे सॉरी नीचे ना हो, वहाँ पर हम लोग बिलो का प्रयोग करेंगे। द वाइट बोर्ड इज बिलो द क्लॉक। तो जो हमारा वाइट बोर्ड है यह क्लॉक के नीचे है। ऊपर करने के लिए आपका अबव का प्रयोग करना होगा। अगर कोई चीज़ नीचे है तो वहाँ पर बिलो का प्रयोग करोगे। हर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। आप देखो, किसी की जो परफॉर्मेंस होती है इसको हम लोग हाइट में नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, यह एक लेवल में ही होता है, ठीक है। कभी कभी बात करते हो यार वो किस लेवल का बंदा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो परफॉर्मेंस होती है वो हमेशा लेवल के लिए होता है, और लेवल जहाँ पर होता है वहाँ पर बिलो का प्रयोग होता है। हर परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। ही इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब लाइन ऑलरेडी बता रहा है। हॉरिजेंटल क्या होता है, ये आपका हॉरिजेंटल होता है। तो लाइन आपका क्या है, सीधी एक रेखा हो गई है। तो सेंटेंस ही आपको बता रहा है ही इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, यह लेवल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम बिलो का प्रयोग करते हैं। ठीक, बिलो वहाँ ठीक नीचे ना हो, हॉरिजेंटली डाउनवर्ड लेवल जहाँ पर हो, और अंडर ठीक नीचे हो, वर्टिकली हाइट के यहाँ पर हो, वहाँ पर आप लोग अंडर का प्रयोग करोगे, और जहाँ ठीक नीचे ना हो वहाँ पर बिलो का प्रयोग करोगे। ओवर एबव हो गया, अंडर बिलो हो गया। अब ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग। ऑफ जो होता है, यदि किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, जैसे एग्जाम्पल है ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ निमोनिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो जहाँ पर भी हमें ये पता चले किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हो, तो वहाँ पर ऑफ, ओ एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। सेकेंड रूल है संबंध बताने के लिए। यहाँ पर आपका का के की समझ में आए, का के की, जैसे एग्जाम्पल दिस इज द चैनल ऑफ सत्या कॉन्वेंट स्कूल।
he sent me pocket of pens। तो संबंध बताने के जहाँ पर का के की आ जाए, दिस इज द चैनल ऑफ सत्या कॉन्वेंट स्कूल, यह सत्या कॉन्वेंट स्कूल का चैनल है। ही सेंट मी अ पॉकेट ऑफ पेन्स, उसने मुझे एक पॉकेट पेन्स भेजा। गिव मी 5 किलोज ऑफ शुगर। जहाँ पर आपका मात्रा या माप करने के लिए भी जहाँ पर आपको लगे, ठीक है, वहाँ पर भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक बार और आप लोग देखिए ऑफ का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। यदि किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, ही डाइड ऑफ कैंसर। संबंध बताने के लिए का के की जहाँ पर आ जाए, दिस इज द चैनल ऑफ सत्या कॉन्वेंट स्कूल। ही सेंट मी ए पॉकेट ऑफ पेन्स। यदि कोई चीज़ को आप मापते हो, कोई चीज़ आप लेते हो, तो गिव मी 5 किलोज ऑफ शुगर। तो यहाँ पर भी ओ एफ ऑफ का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब है ओ डबल एफ ऑफ, पृथक करने के लिए। The cat jumped off the table। अब क्या है, कोई चीज़ पृथक करने के लिए, जब कोई चीज़ अलग होती है, द कैट जम्प ऑफ द टेबल, और टेबल के ऊपर रही होगी, तो टेबल से जो वह जंप की, तो यानी वह अलग हुई। तो जहाँ पर अलग होता है वहीं पर हम ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। किसी सब्जेक्ट से अलग होने पर वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक, जब आप किसी सब्जेक्ट से अलग होते हो, जो आप प्लान करते हो, जो आपका लक्ष्य होता है, अगर जब उससे अलग होने लगते हो, दूर चले जाते हो, कभी कभी बोलते हैं ना, अरे यार जो प्लान है वो बताओ, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, क्यों भटक रहे हो। तो जहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट हो, जो आपका लक्ष्य हो, अगर उसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है, उससे आप अलग हो रहे हो, तो वहाँ पर आप ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करोगे। वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट। जब किसी चीज को बंद करते हो, ठीक है, जब किसी चीज को बंद करते हो, जैसे एग्जांपल है स्विच ऑफ द फैन। ठीक, तो जब आप किसी चीज़ को बंद करते हो तो वहाँ पर भी आपको ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करना है। और समझो ओ एफ ऑफ का प्रयोग कहाँ करोगे, यदि किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, ही डाइड ऑफ कैंसर। संबंध बताने के लिए का के की जहाँ पर आ जाए, दिस इज द चैनल ऑफ सत्या कॉन्वेंट स्कूल। ही सेंट मी ए पॉकेट ऑफ पेन्स। जब आप कोई चीज़ लेते हो मात्रा में या माप के लिए, तो गिव मी 5 किलोज ऑफ शुगर। और ओ डबल एफ का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब किसी चीज़ को अलग करने के लिए या पृथक करने के लिए। द कैट जम्प ऑफ द टेबल। जो कैट थी वो ऑलरेडी टेबल पर थी, लेकिन वहाँ से वह जंप की, तो टेबल को अब वह छोड़ दी, उससे अलग हो गई है।
तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करोगे। किसी सब्जेक्ट से अलग होने पर, जब आपका लक्ष्य जो होता है, जो टॉपिक होता है, जब आप उससे अलग होते हो तो वहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग करना है। वी आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट। जब किसी चीज़ को बंद करते हो, ठीक है, जैसे घर में लोग बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन, पंखा वैसे ही चल रहा है उसको बंद करो, तो स्विच ऑफ द फैन, वहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग करोगे। आपका ऑफ और ओ डबल एफ भी हो गया। अब फोर और सिंस करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है फोर और सिंस। सिंस जो होता है डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है, जिसको निश्चित बोल सकते हो, निश्चित चीज़ों के लिए। और फोर जो होता है इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, इनडिफिनिट, अनिश्चित चीज़ों के लिए। Let's see some example. He has been teaching in this school since 2011. I had been doing my work since Monday। तो सिंस का प्रयोग जो निश्चित चीज़ होता है, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2011। अब यहाँ निश्चित हो गया है कि वह कब से पढ़ा रहे हैं, 2011 से पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पर निश्चित हो जाएगा वहाँ पर आपको सिंस का प्रयोग करना है। सिंस और फोर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो टेंस पढ़ाया हूँ उस पर पूरा डिटेल में दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मंडे, तो यहाँ मंडे भी डेज कन्फर्म है आपका, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इंडिफिनिट का एग्जाम्पल देखते हैं। I have been doing my work for 3 days। 4 इसलिए लगाए यहाँ पर क्योंकि 3 दिन से काम कर रहे हैं। वह कौन सा 3 दिन है वो कंफर्म नहीं। अगर ये डेज नेम होता, जैसे यहाँ सिंस मंडे है, अगर डेज नेम आ गया तो आपको सिंस लगाना है। अगर सिर्फ दिन होगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वहाँ पर आपको फोर का प्रयोग करना है। ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 3 मंथ। वह यहाँ पर 3 महीने से रह रहा है। यहाँ पर जनवरी फरवरी नहीं दिया गया है कि कौन से महीने से रह रहा है, सिर्फ दे रहे हैं कि ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 3 मंथ। तो यहाँ पर महीना कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 है। तो 4 का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जो इंडिफिनिट होता है अनिश्चित चीज़ों के लिए, और सिंस का प्रयोग वहाँ करेंगे जो डिफिनिट होता है निश्चित चीज़ों के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक था प्रीपोजिशन, जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज टॉपिक था ये, और इस चीज़ को बच्चों के इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने इनको अलग से चिन्हित किया, अलग से मैं इन टॉपिक को उठाया हूँ, ताकि जिसका अर्थ एक जैसा ही होता है लेकिन ये इनका प्रयोग अलग अलग होता है, उसको कैसे करना है यह मैं बच्चों को आज बताने का प्रयास किया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका इन प्रीपोजिशन से लेकर के जो भी कुछ डाउट रहा होगा, आज वह डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।